अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज़ किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 11 भी के भी दोनों पार्ट्स हो गए और 12 के एमसीक्यूज़ भी हो गए। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर 13। एमसीक्यूज़ क्या हैं बच्चों, की पॉइंट डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 के भी की पॉइंट डिस्कस किए, 12 के भी किए, असाइनमेंट्स भी दिए मैंने आप लोगों को और आई होप सो कि आप लोगों ने असाइनमेंट्स भी सॉल्व कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए वो काइंडली आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको, क्योंकि उसमें काफ़ी ट्रिकी एमसीक्यूज़ भी हैं, मतलब उससे हट के एमसीक्यू पेपर में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, छोटा सा चैप्टर है, वैसे ही थ्योरी में देखा था आप लोगों ने, तो इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो उसके की पॉइंट्स बना के मैंने आप लोगों को पेश करने हैं इन स्लाइड्स के अंदर। तो शुरू करते हैं बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है इसके अंदर वो है इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि करंट की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इसको इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ भी वही कहेंगे, ज़ाहिर सी बात है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इसको इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में से एक सेकंड के अंदर जितने चार्जेस गुजर जाएं यूनिट एरिया के ऊपर से, बेसिकली वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बेसिकली अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है जो कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर रहा होता है एक सेकंड के अंदर, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर कह रहे हैं आपसे, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इसको इलेक्ट्रिक करंट। रेट आता वही है जहाँ आप किसी भी चीज़ को टाइम से रिलेट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलें या बोलें कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर यूनिट टाइम, सेम थिंग। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि करंट को हमेशा आपको पता है कि हम आई से करते हैं रिप्रेजेंट, कैपिटल आई से, तो आगे इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई। फिर कहते हैं मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, जाहिर है कि जब ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है, तो इसके इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम बन जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम करते हैं रिप्रेजेंट आई से, तो आई इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास आई का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू अपॉन टी बन गया। अब क्यू अपॉन टी के रिस्पेक्ट से मैं यूनिट देखूँ तो क्यू है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, और कूलम पर सेकंड बेसिकली बराबर होता है एम्पेयर के, यानी कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर यूनिट टाइम या पर 1 सेकंड। ठीक है, तो ये एम्पेयर कहलाता है। क्या होता है एम्पेयर बच्चों, एम्पेयर हमारे पास होता है 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, क्योंकि क्यू का यूनिट कूलम है और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, दैट्स वाई 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड होता है। ठीक है। अच्छा, फिर चलें अगर हम आगे, तो आगे क्या कह रहे हैं आपसे कि एम्पेयर क्या है बेसिकली। ठीक है, एम्पेयर इज डिफाइंड एज करंट थ्रू अ कंडक्टर विल बी 1 एम्पेयर if 1 coulomb of electric charge passes through any cross section of conductor in 1 second। अच्छा बच्चों, 1 एम्पेयर हमारे पास क्या है, 1 एम्पेयर क्या होता है कि अगर जब भी करंट एक कंडक्टर से गुजरेगा तो 1 एम्पेयर करंट कब बनेगा, उस वक्त बनेगा जब 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड के अंदर गुजर जाए। इट्स मीन कि वहाँ से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, तो क्या क्या बन गया फॉर्मूला, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड। ठीक है, करंट हो गया, एम्पेयर की डेफिनेशन देख लिया हमने। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, यही एमसीक्यू में पूछेंगे इस चैप्टर का, क्या पूछ सकते हैं, जब है ये चीज़ चैप्टर के अंदर तो यही पूछी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपनी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में कह रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। देखें, डायरेक्शन के ऑफ करंट के लिहाज से हम करंट को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हमारे पास हैं। एक टाइप कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे से जो है वो फ्लो करता है, और यही इन रियल भी ऐसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं प्रोटॉन्स की तरफ, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से जाता है करंट का पॉजिटिव टर्मिनल पर। लेकिन जब ऐसी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के अंदर हमेशा ये हम ये पहचानते थे कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है नेगेटिव टर्मिनल पर। ठीक है, तो ऐसा करंट जो है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर करेगा, क्या कहते हैं, फ्लो, वो कहलाएगा हमारे पास क्या, कन्वेंशनल करंट। और यूँ भी कह लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव टर्मिनल ले देते हैं और लोअर पोटेंशियल को हम नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट फ्लो करेगा वो कहलाएगा कन्वेंशनल करंट, और जो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा वो कहलाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है बच्चों, फिर चलिए आगे आगे आपसे कह रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट तो आप मैट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। ओम्स लॉ क्या कहलाता है कि आप जब भी किसी कंडक्टर
कंडक्टर में से करंट गुजारना चाहते हैं, तो आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे एट द एंड ऑफ द कंडक्टर, तो वो जो है जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा उतना ज़्यादा करंट जो है वो पास करेगा वहाँ से, ठीक है। दैट्स हम कहते हैं कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। लेकिन ख्याल रहे कि उस कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि उसकी शेप ना ख़राब हो जाए, वो टूट ना जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए कि उसका फिजिकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहें, तो और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे करंट के, तो ये कहलाता है ओम्स लॉ। मीन्स के V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ पे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा तो क्या लग गया, इक्वल टू कांस्टेंट लग गया। ये कांस्टेंट क्या शो कर रहा है, बेसिकली रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। और मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ V इक्वल टू आई, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ द करंट एंड R इज़ द रेजिस्टेंस है। सो कुछ पॉइंट्स हैं नीचे हमारे पास ओम्स लॉ के। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि हेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो कांस्टेंट लगाया है प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। यूनिट क्या होगा, अगर यूनिट देखा जाए इसका, तो यहाँ पे आई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और आई का यूनिट पीछे होता कर रहा हूँ एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर को हम बेसिकली कहते हैं एक ओम, ठीक है। और एक ओम रेजिस्टेंस कब होगी कि जब भी तुम किसी कंडक्टर पर एक वोल्ट अप्लाई करोगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई करोगे और उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंडक्टर में 1 ओम की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है बच्चों। अच्छा देखें यहाँ क्या कह रहे हैं, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड फॉर स्टेडी करंट्स। यानी क्या मतलब क्या हुआ कि कुछ गिवन टेम्परेचर, जैसे आपका उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ओम्स लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और इससे जो एप्लीकेबल है वो मेटालिक कंडक्टर के अंदर है स्टेडी करंट्स पर और एक गिवन टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओम्स लॉ आहिस्ता 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 अपने फेलियर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अगला पॉइंट कह रहा है व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस देन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। हम जानते हैं कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो हमेशा हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन होती है ग्राफ के अंदर। अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम हो जाएगा। इट्स मीन बोथ द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड व्हेन टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर वी गेट अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होती है। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। देखें जो काम स्पीड ब्रेकर्स गाड़ियों और स्पीड ब्रेकर्स स्ट्रीट्स में रोड पे करते हैं वही सेम काम रेजिस्टेंस कर रही होती है इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर। जैसे देखें अगर किसी रोड पे बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बना हुआ तो गाड़ी वाले पर फर्ज हो जाएगा अब ये कि वो अपनी गाड़ी को बिल्कुल स्लो करके जीरो स्पीड करके ट्रेडिंग करके उतारता है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल स्पीड लिमिट जो है उसकी ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। यही काम होता है रेजिस्टेंस का कि करंट के फ्लो को जब हमने कंट्रोल करवाना होता है तो हम लगाते हैं रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर। तो करंट के फ्लो को जो अपोज करे वो कहलाती है रेजिस्टेंस आपके पास, ठीक है। और ये क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है किसी कंडक्टर के अंदर, जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाहिर है कि जब मुसलसल करंट का फ्लो हो रहा है, चार्जेस गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके पास कोलिजन बढ़ जाते हैं बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस ऑफ एटम्स के दरमियान और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो वो कोलिजन बढ़ जाते हैं, कोलिजन बढ़ जाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से, हर जगह जहाँ जहाँ टॉपिक मैंने पढ़ाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासरूम में वॉल्स की सैंपल देकर समझाया था बाकायदा आप लोगों को मैंने ये टॉपिक के बारे, ठीक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए वाली बात। बहरहाल आगे चलिए, आगे कह रहे हैं आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आपको याद होगा मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी पाइप वाली कि जितना लंबा पाइप होता है पानी उतनी देर से बाहर आता है और जितना छोटा पाइप होगा पानी फ़ौरन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जनाब अगर आपके पास लेंथ जो है वो वायर की बड़ी है तो करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है। आप अगर एक एग्जांपल देख लें कि आप अपने लैपटॉप का चार्जर एक कमरे से लगाएं और दूसरे कमरे में ले जाएं, ठीक है, तो जो ग्रीन लाइट है डॉक्टर की वो देर से जलेगी बनिस्बत इसके कि आप छोटा वायर यूज़ करें और फ़ौरन लैपटॉप में लगा दें। जो छोटा वाला वायर है उसमें ग्रीन लाइट फ़ौरन जल जाएगी, ठीक है। जो बड़ा वाला वायर उसमें एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सिनेरियो देर से जलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लेंथ ऑफ वायर है वो छोटी है और एक जगह लेंथ ऑफ वायर बड़ी है। जहाँ लेंथ ऑफ वायर छोटी है वहाँ करंट फ़ौरन फ्लो करेगा और जहाँ लेंथ ऑफ वायर बड़ी है वहाँ करंट देर से फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है तभी तो करंट कम हो रहा है, ठीक है। और लेंथ कम कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस कम हो रही है तभी तो करंट क्या हो रहा है, ज़्यादा
ज़्यादा हो रहा है। रेजिस्टेंस और करंट के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो करंट कम होता है, ठीक है। तो लेंथ बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, करंट कम हो जाता है, लेंथ कम करने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, करंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। लेंथ बढ़ा दी, रेजिस्टेंस बढ़ गई, लेंथ कम कर दी, रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर हमारे पास है वो है एरिया ऑफ कंडक्टर का, ठीक है। एरिया ऑफ कंडक्टर पे मतलब इसकी एग्जांपल ऐसी एक पतली सी गली है, ठीक है, मगर उसमें एक साथ दो गाड़ियाँ आ जाएँ, एक सामने से आ गई और एक दूसरी तरफ से आ गई, तो कोई भी गाड़ी निकल नहीं सकती वहाँ पे, बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो जाएगा। जब तक वो एक गाड़ी वाला रिवर्स करके अपना हार ना माने तो उस वक्त जो है वो गाड़ी वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन अगर देखा जाए कि वो चौड़ी गली है तो आराम से दोनों गाड़ियाँ जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो फ्लो कर जाएंगी। अगर हम बात करें अपने रोड्स की तो हमारे जो मेन शारा फैसल होता है उसके 4 ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, 4 ट्रैक्स होते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा जो बैरिया टाउन वगैरह के रोड हैं या अब्रॉड में रोड्स जो होते हैं उन पर 6 ट्रैक्स होते हैं और 8 ट्रैक्स होते हैं। वो ऐसा बेहतरीन फ्लो हो रहा होता है ट्रैफिक का, तो जितना ज़्यादा रोड चौड़ा होगा ट्रैफिक का फ्लो उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रैफिक उसमें रेजिस्ट नहीं करेगा, वो आराम से चलता जाएगा। लेकिन जितना पतला रोड होगा उतना ट्रैफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई पतला कंडक्टर है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और जब चौड़ा कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कैसी होगी, कम होगी। इट्स मीन कि रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ कंडक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट्स मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। व्हेनेवर टू एक्सप्रेशंस आर प्रोपोर्शनल टू द सेम वेरिएबल देन वी आर सपोज टू कंबाइन देम। हम क्या करेंगे, उनको कंबाइन कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आर प्रोपोर्शनल टू L/a बन जाएगा, ठीक है। व्हेनेवर द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव इट विल सब्स्टिट्यूट बाय कांस्टेंट साइन एंड हियर द कांस्टेंट साइन इज रो। हम इस रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया है आर इक्वल टू रो L/a। आर इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया, राइट बच्चों। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आर इक्वल्स टू रो L/a। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है हमसे, नेक्स्ट स्लाइड कह रही है जनाब कि इफ़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, रो जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसका नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि अगर सिल्वर है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, यानी कि जो क्या कहते हैं, रो की वैल्यू डिफरेंट होगी, स्टील है तो डिफरेंट होगी, और एलुमिनियम है तो डिफरेंट होगी, और इसके अलावा आयरन है तो डिफरेंट होगी, कॉपर तो डिफरेंट होगी। हर उसकी जो है वो हर मेटल की डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है। तो बेसिकली रो की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई आप लोगों के। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखिए रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही बेसिकली, रेजिस्टेंस होती है पूरे कंडक्टर की, ठीक है, यानी कि फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट लास्ट पॉइंट, ठीक है। रेजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, पर मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए एक यूनिट एरिया के ऊपर जो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी ना, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, ठीक है। देखिए आप पूरे कंडक्टर को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें और एक स्मॉल एलिमेंट जो है वो 1 यूनिट एरिया का ले लें या यूनिट एरिया का ले लें, तो इसका मतलब होता है कि उस यूनिट एरिया में जो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी, वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। मतलब क्या हुआ, द रेजिस्टेंस पर मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और ये भी कह सकते हैं कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि यूनिट एरिया की रेजिस्टेंस और यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों कि क्या बोला मैंने, कि रेजिस्टेंस होती है ऑल ओवर कंडक्टर की, और रेजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की यूनिट एरिया की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है, या फिर यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस जो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी ही कहलाती है, सही है। अच्छा क्या कह रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी। मैंने ऊपर तस्करा कर लिया कि मटेरियल्स डिफरेंट होंगे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी हमारे पास। फिर कह रहे हैं अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इंडिकेट्स हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेज। अगर जाहिर है कि अगर एक यूनिट एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस पूरे कंडक्टर में ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो इंतहाई ज़्यादा है, ठीक है। फिर कहते हैं आपसे इट्स यूनिट इज ओम मीटर। ओम मीटर क्यों है इसका यूनिट, ज़रा देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो L/a, ठीक है। ए क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर का यूनिट है ओम और ए का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो यह बन जाएगा ओम मीटर स्क्वायर। जबकि एल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या बन गया, रो का यूनिट बन गया ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। एक मीटर से एक मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट्स वाई हमारे पास रेजिस्टिविटी यूनिट क्या बन गया, ओम मीटर बन गया, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस।
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर? टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की, टेम्परेचर बढ़ता है तो जो कोलिजन बिटवीन एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाते हैं। जब एटम बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम बढ़ जाएंगे, एटम बिटवीन सॉरी कोलिजन बिटवीन एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अच्छा, बात ये हो रही थी बच्चों की टेम्परेचर जो है जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ही बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ही कम हो जाएगी। ठीक है, ये वही वाली बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और एटम बढ़ जाते हैं, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था आप लोगों को याद होगा कि जब भी हमें किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर में निकालनी हो, ठीक है, तो वी हैव द फॉर्मूला आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो आर नॉट क्या था? इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। अल्फा क्या था हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? लिख सकता हूँ ना कि रो टी इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, देयरफॉर ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपसे? फिर कह रहे हैं पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स। पावर डेसिपेशन मतलब क्या होता है कि रेजिस्टर्स की वजह से पावर का डेसिपेट करना, पावर का ज़ाया होना, हीट की वजह से पावर का ज़ाया होना। तो कैसे होती है पावर डेसिपेशन? हम जानते हैं व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर देन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ नोन एज पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स। ठीक है, जैसे कब जब करंट गुजरता है तो जाहिर है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही होती है। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना या अपीयर होना कहलाता है पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स। ठीक है भाई, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हमें पता है कि पावर पर यूनिट डिस्कस कर रहे थे, यूनिट आ गया हमारे सामने। तो क्या कह रहे हैं? इट्स यूनिट इज जूल्स पर सेकंड। कैसे? हमारे पास टाइम का पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, दैट्स वाई हमारे पास इसका यूनिट क्या बन गया? पावर का जूल पर सेकंड बन गया। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर जो है ना, मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को के डब्ल्यू एच, यानी किलोवाट आवर के अंदर। आपने देखा होगा जनरेटर्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, इन सबको हम जो वाट आवर्स, किलो वाट आवर्स में लेते हैं, के डब्ल्यू एच में लेते हैं। और याद रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स के बराबर होता है। ये बात याद रखने वाली, काफ़ी कन्वर्जन भी की होगी आप लोगों ने इससे। ठीक है, और आगे भी करते रहेंगे तो इसको याद रखिए कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स। राइट, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड का पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? वही वाली बात हो गई जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताई आपको कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर और पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आप लोगों को बता चुका हूँ क्लास के अंदर मैं। ठीक है, अच्छा, अगर बात करूँ मैं इसमें इसमें बात करूँ मैं एनर्जी की, तो एनर्जी में क्या हो जाता है हमारे पास? हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ ना, वर्क के बजाय एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर एनर्जी लिख दूँ, यहाँ टाइम है तो टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो भी पावर के फॉर्मूले होंगे ना उसके साथ आप टी लगा देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ये भी याद रहे बात। जैसे यहाँ वी आई है तो बन जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मूला वी आई टी, यहाँ बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी, यहाँ बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो ये भी बात याद रहनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट में कह रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है बच्चों? आपके पास पता है आप लोगों को कि जब इट इज़ अ टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस व्हेन नो करंट ड्रॉस फ्रॉम अ सेल और बैटरी, जब कोई करंट जो है वो पूरे सर्किट में से जो है बैटरी में से और सेल में से नहीं पास कर रहा, ड्रॉ नहीं हो रहा। ठीक है, जो टर्मिनल वोल्टेजेस होंगे बेसिकली वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। या यूँ समझ लीजिए कि वर्क डन पर कूलम चार्ज इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यानी कि जो चार्ज को वर्क डन कराने के लिए फोर्स चाहिए है टू ड्राइव अ चार्ज फ्रॉम अ कंप्लीट सर्किट, वो कहलाती है बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यानी कि एक बार चार्ज जो है वो पूरे सर्किट में से ना हो, कि प्लस से चले वापस से माइनस में आ जाए। ठीक है, प्लस से चले और एक बार कंप्लीट पूरा सर्किट घूम ले, आगे फिर वापस ना जाए। तो इसलिए कहते हैं कि जब सेल में से या बैटरी में से करंट पास नहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है? सर्किट में तो बेशक पास हो जाएगा लेकिन वापस फिर नहीं होगा, एक ही बार होगा सिर्फ। ठीक है, ना सेल में से और ना बैटरी में जब करंट पास नहीं होगा तो टर्मिनल वोल्टेजेस जो आ रहे होंगे बेसिकली वो कहलाते हैं हमारे पास क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और यूँ समझ लीजिए कि एक चार्ज को वर्क डन करवाने के लिए थ्रू अ कंप्लीट सर्किट जो हमें फोर्स रिक्वायर होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर नाम से भी देखा जाए तो इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और मोटिव मतलब होता है मोशन, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाली फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, फिर चलिए आगे
क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सिंपली ईएमएफ इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द वोल्टेज, देयरफॉर इट्स यूनिट इज वोल्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सिंपल हम ईएमएफ कहते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है और सेम डायमेंशन जो है इसकी वोल्टेज वाली है, दैट्स वाई का यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट्स होता है हमारे पास। सही है, फिर कह रहे हैं ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या फ़र्क है इसमें। देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ निकालने का, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ई इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आई इज़ द करंट एंड आर इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, जब भी तुम्हें इलेक्ट्रिकोमोटिव फोर्स निकालनी होगी तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस में ऐड करना पड़ेगा वो करंट भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस से गुजर रहा है। ठीक है, इनके आई आर भी ऐड करना पड़ेगा, आई आर वाला फैक्टर भी। तो ई एम एफ है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस और वी हमारे पास क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, इफ बैटरी इज चार्ज फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन ई एम एफ ऑफ बैटरी। तो उस वक्त क्या होता है कि जब बैटरी चार्ज हो रही है ना तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो जाता है ई एम एफ से, तो क्या बन जाता है वी इक्वल टू ई प्लस आई आर बन जाता है फॉर्मूला हमारे पास। समझ आ रही है बात ये वाली। यहाँ पर सिलसिला क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बड़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है जब बैटरी चार्ज हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स छोटी है। समझ आ गई बात ये वाली। ठीक है भाई, ये दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपनी। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स चैप्टर 12 में पढ़कर आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, वहाँ था डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट मामला है। देखें यहाँ क्या कह रहे हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सबको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन चाहे कैपेसिटर्स का हो, चाहे रेजिस्टर्स का हो, चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का हो, हमेशा हमारे पास ओनली वन पाथ होता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दूसरी बात देखें, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। जाहिर है रास्ता एक है तो रजिस्टर से गुजरने वाला करंट, हर रजिस्टर से गुजरने वाला करंट कैसा होगा, सेम होगा हमारे पास। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो है वो तीसरा पॉइंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, यानी कि जब ज़ाहिर है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी बड़ी है तो करंट गुजारना है सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट लगेगा। तो दैट्स वाई सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, चौथी अगर मैं बात करूँ, चौथी बात क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, ठीक है, जो आर ई है बेसिकली, तो वो आर ई जो है आर ई हमेशा जो है हर इंडिविजुअल रजिस्टर से कैसी होती है बच्चों, हमारे पास बड़ी होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कैसी होगी, बड़ी होगी। जाहिर है कि हम उस होल नंबर रिलेशन कर रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है। ठीक है, अच्छा डिसएडवांटेज क्या है इसका, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन रेजिस्टेंस इज डैमेज देन द अदर रेजिस्टेंस विल नॉट वर्क। मैंने आपको एक एग्जांपल दी शादियों वाली के, पहले बाहर तंबू लगा करते थे और पतली पतली झाड़ें लटकती थी उसकी बल्ब्स की। ठीक है, अगर किसी भी एक स्ट्रिप में से जो है वो एक बल्ब ख़राब हो जाए तो उस पूरी स्ट्रिप में जो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, या अगर एक रेजिस्टेंस ख़राब हो गई तो आगे वाली रेजिस्टेंस जो वर्क नहीं करेंगी। ये नुकसान है सबसे बड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन का, क्यों, क्योंकि रास्ता ही एक ही करंट को फ्लो करने के लिए। जब फॉर्मूला क्या था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, आर ई इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये 5 है, ये 4 है, 3 है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12। तो ये जो आर ई आया वो तमाम से कैसा आया, बड़ा आया। ये पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट वाला। ठीक है, अच्छा जनाब, कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन ये होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम होती है। सिंपल इज दैट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि कह रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है हमसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कह रहा है कि जनाब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हर रजिस्टर में गुजरने वाला इलेक्ट्रिक करंट यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रास्ते डिफरेंट हो गए। ठीक है, रास्ते डिफरेंट हो गए तो हमारे पास करंट बढ़ गया। जब करंट बढ़ गया तो करंट जो है वो कैसा हो गया, अब डिफरेंट होगा। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई रजिस्टर इज द सेम। तमाम रास्तों को मिलाकर एक कॉमन पॉइंट से अटैच करते हैं, राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी, और कॉमन पॉइंट से दो वायर निकल के हम अटैच कर देते हैं बैटरी के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि तमाम ब्रांचेस को हमने एक कॉमन बना लिया। कॉमन बना लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हर ब्रांच में कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या सिलसिला होता है कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वो तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटी होती है। ठीक है, वो कैसी होती है, हमारे पास छोटी होती है बच्चों। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं आपके पास कि इसका एडवांटेज क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ वन रेजिस्टेंस डैमेज देन द अदर रेजिस्टेंस विल वर्क प्रॉपर्ली बिकॉज देयर इज मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर एक खराब हो भी जाए, दो खराब हो भी जाए तो बाकियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक खराब हो गई तो करंट कहाँ से निकल जाएगा फिर वो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घरों के अंदर, हमारे सेंटर्स के अंदर, हमारे हर जगह स्कूल कॉलेज में जो कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है वो कौन सा हुआ हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है। क्यों, क्योंकि घर का एक बल्ब अगर ख़राब होता, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करते तो तमाम
घर की लाइटें ना जलती हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, एक बल्ब ख़राब हो जाए पूरे घर की लाइटें जल रही होती हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चों हमारे पास, वो है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिर्फ 3 के लिए होती है, आपके पास अगर बहुत सारे तो क्या बन जाएगा, प्लस डॉट 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 1/Rn बन जाएगा, सिंपल एज दैट। यहाँ पर जो है वो कैसी होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटी है क्योंकि हम यहाँ पर रेसिप्रोकल एडिशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, कंक्लूजन निकलेगा इसका कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम होती है, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 13 के की पॉइंट्स खत्म हो गए बच्चों, ठीक है। अब इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, देखिएगा, इसके असाइनमेंट भी तैयार है, वो भी मिल जाएगा आपको इसके साथ साथ, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, और कोई भी बात हो हमेशा कहता हूँ कि अपने व्हाट्सएप रिस्पेक्टिव ग्रुप से पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।